धन- जय हिंद दोस्तों। मैं खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप लोग को आया हूं और आप लोग फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक में मेरा साउंड रहेगा। साउंड को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और मुख्य रूप से हम लोग का मेन उद्देश्य रहेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का। और फिर अगला एग्जाम जो आपका ग्रुप डी का है उस सब को हम लोग टेकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो ये हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं हर एक एग्जाम हर एक वनडे कंपटीशन के लिए वैलिड रहेंगे। तो हर एक वनडे कंपटीशन को हम लोग फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर एनटीपीसी सीबी टू रहेगा और ग्रुप डी रहेगा तो हम लोग फिजिक्स का ये टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है साउंड। जो हम लोग साउंड के नाम से जानते हैं उसको, तो हम लोग फिजिक्स में साउंड शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स भौतिकी साउंड, भौतिकी में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे साउंड, जिसको हम लोग हिंदी में ध्वनि के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग ध्वनि को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर साउंड क्या है और ध्वनि से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हो या आने वाला एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, या ग्रुप डी में जो 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें साउंड से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया था और लड़कों को उलझाया गया था उसमें। तो हम लोग उसी चीज़ को, उलझे हुए चीज़ को सुलझाने के लिए आपके पास आए हुए हैं कि कैसे आपको अध्ययन करना है, किस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से चलना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोरिंग आप साइंस के क्षेत्र में कर सकें। तो हम लोग आ जाते हैं, ये साउंड चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक साउंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स कहते हैं। तो देखिए ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ACOUSTICS, एकॉस्टिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स कहते हैं। याद रखिएगा ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक ऊर्जा का रूप है। इसका रूपांतरण होता है। जैसे यही देखिए माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ये ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है और जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह दिया जाए ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम माने मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम, यस माध्यम। और वो माध्यम क्या क्या हो सकता है जिसके संचरण के लिए माध्यम में आपका ये ठोस हो गया या द्रव हो गया या आपका गैस हो गया, जिसके संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। तो ये अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है आपके लिए कि माध्यम की तो आवश्यकता होती है, लेकिन किस माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। हाँ, ये बात सही है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ध्वनि की चाल की बात किया जाए, स्पीड ऑफ साउंड की बात किया जाए, साउंड की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम जो होती है ध्वनि की चाल वो गैस में होती है। यस, बात सही है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उससे कम जो होती है द्रव में और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर माध्यम नहीं रहेगा तो प्रश्न उठता है कि क्या वहां ध्वनि का संचरण होगा। तो नहीं सर, जहां माध्यम नहीं रहेगा उस जगह को निर्वात कहिएगा, वैक्यूम कहिएगा, शून्य कहिएगा, और शून्य में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, नेवर होता है, नेवर, कभी नहीं होती है। तो अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, देखिएगा
ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। हाँ, बात सही है कि ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। तो हम यहां पर कह देंगे कि शून्य में ध्वनि की चाल, अगर शून्य की बात करते हैं, शून्य की बात करें, शून्य, या इसी को कह दीजिएगा निर्वात कह दीजिएगा, निर्वात, इंग्लिश में इसी को कहिएगा वैक्यूम कह दीजिएगा। वैक्यूम में ध्वनि की चाल अगर कह दिया जाए कि निर्वात में ध्वनि की चाल, तो ये कह दीजिएगा 0 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है, ये 0 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। लेकिन निर्वात में क्या हमारा मुंह भी आगे पीछे नहीं करता है? क्या हमारा जो दोनों जबड़ा है ऊपर नीचे नहीं करता है? करता है, लेकिन ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। तो अगर हम कह दें कि निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकंड होती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है। अगर कह दिया जाए कि चंद्रमा पर वायुमंडल है, नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ही वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देती है कि संचरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाएगा तभी तो सुनाई देगा। तो कह देंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यह सही बात है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब यहां पर आप ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि सर चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान बहुत कम होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? अगर इसका कारण पूछा जाए तो कहिएगा पलायन वेग का मान कम होता है वहां पर। कौन वेग का? तो कहिएगा कि सर पलायन वेग का मान, एस्केप वेलोसिटी का मान, वेलोसिटी जिसको वी कहा जाता है, का मान कम होता है। और आपको तो ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होती है, ये चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान वी बराबर 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और नहीं तो इसी को लगभग कहते हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कम होता है, और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान लगभग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर कह दिया जाए कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट करती है तो उसकी ध्वनि बताइएगा कितने देर के बाद हमें सुनाई देगी? तो कहिएगा वहां ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहां पर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल नहीं कर सकती है, संचरित नहीं कर सकती है। यस, सही बात है, ये नहीं कर सकती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, देखिएगा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल को दाब से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यह हुआ कि ध्वनि की चाल में, और बताइएगा दाब में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां देखिएगा, इस तरह का अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, P हो गया, यहाँ पर V हो गया, और प्रेशर यहाँ ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ये दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है आपका। मतलब कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यस, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, सही बात है ये, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, सही बात है ये। अब यहां देखिए हम लिख रहे हैं, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। सही बात है कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
अब यहां पर देखिए, तापमान के बढ़ने से तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन ध्वनि की चाल में और टेम्परेचर में कैसा संबंध होता है? बढ़ने वाला संबंध। तो बढ़ने वाला संबंध तो आपका ये भी है, सुनिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी भी है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर भी है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 4 भी है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी भी है। तो सब तो बढ़ने वाला ही है, लेकिन इसमें कौन सा संबंध जो है ये इस कंडीशन को बतलाता है, ध्वनि की चाल और आपका तापमान के संबंध को दर्शाएगा। तो कहिएगा कि सर ये वाला संबंध बतलाता है, ये वाला बतलाता है। कौन वाला? तो कहिएगा कि ध्वनि की चाल जो होता है, ध्वनि की चाल तापमान के परम ताप होना चाहिए, सबका सब टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उसको परम ताप कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की चाल जो होता है उसके परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। यही बात हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। ये तो हो गया कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन अब हम यहां पर यह बात लिखने जा रहे हैं, देखिएगा, अब हम इसी बात को यहां पर लिखने जा रहे हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। सही बात है ये। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भी परम ताप के वर्गमूल का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर क्या होता है? टी होता है। यही बात हम लोग लिखेंगे कि ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है, वर्गमूल का समानुपाती होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर क्या हो गया? टी हो गया, जहां टी बराबर होता है परम ताप। परम ताप कहिएगा इंग्लिश में, इसी को कहिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु के टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाए तो उसको परम ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। अगर इसी में तुलना करना होगा तो इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कहिएगा, V1 बटा V2 बराबर रूट अंडर T1 बटा कह दीजिएगा T2 कर दीजिएगा। यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी राइज करता है, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। और याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु के तापमान को केल्विन में व्यक्त की जाए, केल्विन में व्यक्त की जाए तो उसे परम ताप कहा जाता है, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप कहा जाता है। सही बात है। यदि किसी वस्तु के तापमान को केल्विन में व्यक्त करते हैं तो उसको परम ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, अगर कह दिया जाए कि आपका कि यहां पर इस तरह से अगर कह दिया जाए कि K बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हम संबंध देखने जा रहे हैं। अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में रहेगा तो उसको केल्विन में बदलना होगा, तो उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, तो वो 273 उसमें जोड़ दीजिएगा डिग्री सेल्सियस में, तो वो जो टेम्परेचर आएगा केल्विन में उसी को कहिएगा परम ताप, उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा तो वैल्यू तो केल्विन में आएगा, तो उसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदल देना है। तो बताइएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 200 कितना? 73 कर दीजिएगा। यही आपका संबंध हो गया। यहां पर याद रखिएगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कि अगर देखिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से। यह बात को भी ध्यान में रखना होगा। देखिए, हम यह बात लिखने जा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड, या कभी कभी इसको सेंटीमीटर में भी कहता है, कभी कभी ये वैल्यू सेंटीमीटर में 0.61, देखिए यहाँ पॉइंट है,
0.61 मीटर पर सेकंड से, या इसे को कह दीजिएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। सही बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाता है कितना से, या तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा और नहीं तो रहेगा 0.61 मीटर पर सेकंड रहेगा। यहाँ इतना से बढ़ जाती है। एक देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? यही सवाल आपका है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल इतना है, तो बताइए कितना का इंक्रीजमेंट है? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो बताइए 0 पर है 331, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो 331 प्लस उसमें जोड़ देना है 0.61, आपका 2 डिग्री सेल्सियस पर, तो कहिएगा 0.61 गुने 2 से बने कि 0.61 गुने 2 कर दीजिए, या 331 प्लस 0.61 प्लस 0.61 ये कर दीजिएगा। तो ये देखना है, यहाँ पर सोल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं। सोल्यूशन क्या करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है आपका 331 मीटर पर सेकंड है, तो अब बताइएगा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है, तो कहिएगा 331 प्लस 0.61 और गुने 20 कर दीजिएगा। अंतर दोनों में कितना का है? 20 का है। और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये लगभग वैल्यू आ जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यही आंसर हो गया, लगभग वैल्यू 343 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए कितना इजी है, ये बहुत आसान है, ये आपके लिए बहुत ही आसान है आपके लिए। इस तरह से आप लोग सोचिएगा। यहां से देखिए, एक क्वेश्चन यहां से भी राइज करता है कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो कहिएगा 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। फिर यहां पर देखिएगा एक सवाल दिया गया इस तरह का, तो इस सवाल को इस तरह से सोल्व कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे आ जाते हैं। देखिए, अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, ये तो हम लोग एक और सवाल दे रहे हैं। एक चीज देखिएगा आप लोग, यहां पर अभी अभी आप लोग देखे हैं कि V1 बटा V2 बराबर √T1 बटा T2, ये देखे थे ना हम लोग। हाँ, इस पर भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी, इस पर भी आपका सवाल कभी कभी पूछा जाता है। ये देखिएगा, किस तापमान पर, यहां लिख दे रहे हैं हम एक और सवाल, किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा, बन जाएगा आपसे। अभी अभी हम सवाल दिए हैं कि किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का दुगना हो जाएगा। तो आप मान लीजिए ना, आप मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल भी मान लीजिए आप मान लीजिए। सोल्यूशन पर आते हैं हम लोग। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, बताए हैं आप लोगों को कि केल्विन में बदलना होगा, क्योंकि सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो केल्विन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि ध्वनि की चाल जो होता है उसके तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। उसके तापमान के मतलब कौन तापमान के? परम ताप। यदि किसी वस्तु के टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाए तो उसको परम ताप कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब होता है कि 273 केल्विन हो गया। तो 273 केल्विन कैसे आ गया, ये तो जान रहे हैं आप लोग
कैसे? तो के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसी में 0 प्लस 273 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 273 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गया आपका। तो अब आपका सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर बताइएगा हवा में ध्वनि की चाल को हमने भी मान लिया, तो कह रहा है कि किस तापमान पर ये वैल्यू जो है, ये जो भी चाल है ये दुगना हो जाएगा। तो मान लीजिए आप लोग कि T केल्विन पर या X केल्विन पर जो मानना है मान लीजिए, आपको जो मानना है मान लीजिए आप लोग। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि X केल्विन पर ये चाल हो गया 2V हो गया। अब सूत्र पर बैठा दीजिए, V1 बटा V2 बराबर रूट अंडर T1 बटा क्या? T2 कर दीजिएगा। तब V1 के जगह पर क्या लिखिएगा? V कर दीजिएगा। V2 के जगह पर क्या कर दीजिएगा? 2V कर दीजिएगा। T1 के जगह पर बताइएगा, T1 के जगह पर तो ये हो गया शुरू वाला टेम्परेचर T1, ये T1 हो गया। तो T1 के जगह पर 273 और बटा T2 के जगह पर X कर देना है, ये कट जाएगा ये दोनों। यहाँ से रूट हटाना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 1/4 बराबर कर दीजिएगा 273 बटा कितना? X कर दीजिएगा। तो यहाँ से x बराबर कर दीजिएगा 273 गुने कितना? 4 कर दीजिएगा। 273 गुने 4, तो 273 में 4 से गुना कर देंगे तो वो हमारा केल्विन में आ जाएगा। ये केल्विन में आ जाएगा। IC में से वैल्यू में से हम लोग 273 घटा देंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। यहाँ से सोल्व ऐसे कर देना है आपको। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी आंसर हो गया, और नहीं तो यहाँ पर आप लोग 273 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 7 चौका 28, 1 29 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा 1092 केल्विन, 1092 केल्विन हो जाएगा। IC में से 273 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो गया आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 8 में से 1 के साथ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 819 डिग्री सेल्सियस या 819 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये सब का सब आंसर हो जाएगा आपके लिए। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरह से आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, एकदम बन जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है आपके लिए। किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का दुगना हो जाएगा? कोई भी वैल्यू दे देगा उसके मान का दुगना हो जाएगा। एकदम यही सूत्र लगा देना है, V1 बटा V2 बराबर रूट अंडर T1 बटा क्या? T2 कर देना है। इससे बन जाएगा आपका एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब हम आपसे कह देंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन कह दे, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। इस तरह से देखिएगा, हवा में ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हवा की बात करते हैं हम लोग, हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। सिंपली हवा की बात करते हैं। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये आगे मिलेगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। लेकिन अभी आपको शुरू में देखना है कि हवा में ध्वनि तरंग, हवा में लिखे हैं हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से हम लोग समझेंगे कि अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, ये हम लोग देखेंगे कि ये यांत्रिक है कि अयांत्रिक है। हम लोग इसी में हम लोग देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखना है, ये देखिएगा ध्वनि की चाल पर अगर कहा जाए कि आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल
चाल बढ़ जाती है। सही बात है, आर्द्रता बढ़ा ज्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। किसी समुद्र के किनारे जाकर बोलिएगा तो आपका ध्वनि दूर तक सुनाई देगा, नदी के किनारे जाकर बोलिएगा ध्वनि दूर तक सुनाई देगा। वही अगर हल्का बारिश हो जाता है या बारिश हो जाता है उस समय बोलिएगा तो ध्वनि दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि उस कंडीशन में वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है और उसी वायुमंडल में नमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तापमान के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हम लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ देखिए, जब ध्वनि अगर कह दिया जाए कि जब ध्वनि हो या प्रकाश हो, जब ध्वनि हो या प्रकाश हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है, तो उसका वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो यही बात हम लिख रहे हैं, जब ध्वनि या प्रकाश, जब ध्वनि या प्रकाश एक माध्यम से, वन मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य, उसका चाल तथा तरंग दैर्ध्य भी कह सकते हैं, तो उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ, वेवलेंथ माने लैम्डा बदल जाती है, बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति, आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। सही बात है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, जब ध्वनि हो या प्रकाश हो, जब ध्वनि हो या प्रकाश हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका वेग, चाल भी हो सकता है या तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये मिलेगा कि ये ध्वनि की आवृत्ति किस तरह से नहीं बदलती है, क्या कारण है कि नहीं बदलती है, तो हम लोग देखेंगे। जब हम लोग इस सब के बीच संबंध को स्थापित करेंगे, वहां पर हम लोग इसके डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग एक पॉइंट और देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आप लोग कहते हैं कि एक घटना है जो ध्वनि और प्रकाश को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे प्रकाश में ध्वनि में देखिएगा तो ध्वनि में भी परावर्तन होता है, ध्वनि में भी अपवर्तन होता है, ध्वनि में भी विवर्तन होता है, ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है, पर सारी घटनाएं प्रकाश में भी होती है। ये जो अभी घटना बोले हम, वो प्रकाश में भी होती है। लेकिन एक ऐसी घटना है जो दोनों के एक दूसरे से अलग करती है, दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, और उसका नाम है ध्रुवण, पोलराइजेशन कहा जाता है उसको। तो ध्रुवण की घटना जो होती है प्रकाश में होती है, और ये घटना ध्वनि में नहीं होती है, ये घटना ध्वनि में नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट, बढ़िया पॉइंट लिख रहे हैं, ध्रुवण की घटना, ध्रुवण माने पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की घटना, पोलराइजेशन की घटना ध्वनि तथा प्रकाश को, ध्वनि तथा प्रकाश को एक दूसरे से अलग करती है, अपार्ट करती है, अलग करती है। यह घटना बताइएगा, ये ध्रुवण की घटना जो होती है प्रकाश में तो होती है, लेकिन ये घटना ध्वनि में नहीं होती है। उसी बात को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, एक तरफ लिख दे रहे हैं हम लोग, एक तरफ लिख दे रहे हैं प्रकाश, एक तरफ लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर ध्वनि लिख दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें अगर पूछा जाए तो परावर्तन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। तो कहिएगा परावर्तन प्रकाश में भी होता है, और ये परावर्तन की घटना ध्वनि में भी होती है। टिक मार दिया गया, एरो का साइन हो गया ये। अगर अपवर्तन की बात करते हैं, अपवर्तन इंग्लिश में कहते हैं, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, अपवर्तन, तो अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। जब ध्वनि हो या प्रकाश हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यही घटना अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये घटना ध्वनि में भी होती है और प्रकाश में भी होती है ये। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
अगर यहीं पर कह दिया जाए विवर्तन की बात किया जाए, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की बात किया जाए तो ये घटना भी होती है इसमें ध्वनि में। अगर कह दिया जाए व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण की बात करते हैं, व्यतिकरण हम लोग इसको कहते हैं इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस की बात करते हैं तो ये घटना इसमें भी होती है। लेकिन अगर ये बात कर दिया जाए ध्रुवण की बात करते हैं, पोलराइजेशन की घटना, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की घटना, पोलराइजेशन की घटना, तो ये ध्वनि में ये घटना नहीं होती है। और यही बात हम लिखे हैं कि यही घटना है जो ध्वनि और प्रकाश को एक दूसरे से अलग करती है, जिसका नाम क्या है आपका ध्रुवण है, ध्रुवण है, पोलराइजेशन है। ये घटना ध्वनि में नहीं होती है, ये घटना सिर्फ किस में होती है, प्रकाश में होती है। तो ये सारी घटनाएं जब हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं तो ये परावर्तन क्या होता है देखना होगा, अपवर्तन क्या होता है देखना होगा, विवर्तन क्या होता है देखना होगा, व्यतिकरण क्या होता है देखना होगा। लेकिन ध्रुवण की घटना सिर्फ हम लोग प्रकाश में देखेंगे, इसमें हम लोग ये घटना नहीं देखेंगे कि यही, क्योंकि यही घटना है जो दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, जिसका नाम है क्या, ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए हर एक माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, तो जानते हैं सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। लेकिन गैस में भी अगर देखा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 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 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा, अगर गैस में पूछा जाए हवा में, तो ये लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है। 331 हम लोग कहते हैं 332, बोलचाल की भाषा में हम लोग 331 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम लोग 332 मीटर पर सेकंड कह देते हैं वहां पर। लेकिन अब देखिए यहां पर, यहां हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा हवा में, बताइएगा हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 331 मीटर पर सेकेंड। हम लोग बोलचाल की भाषा में 332 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ देखिएगा हवा में ध्वनि की चाल अगर कह दिया जाए 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो लगभग होता है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। यहीं पर अगर कह दिया जाए कि आपका पानी में अगर कह दिया जाए पानी में ध्वनि की चाल एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 1402 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए कि पानी में ध्वनि की चाल एट 20 डिग्री सेल्सियस पर कह दिया जाता है, तो 1482 मीटर पर सेकेंड होती है। ये इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पर किस तरह से ये वैरी करता है, किस तरह से ये बदलता है आपका। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एल्युमिनियम में अगर बात कर दिया जाए तो 6400 एल्युमिनियम में, एल में ध्वनि की चाल अगर कह दिया जाए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। ग्रेनाइट में अगर कह दिया जाए, ग्रेनाइट में ध्वनि की चाल अगर कह दिया जाए तो 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। ये वाला 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर यहीं पर बात कर दिया जाए तो स्टील में ध्वनि की चाल इससे भी कम होती है। स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है, स्टील में 5941 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टील में 5941, स्टील में अगर कह दिया जाए ध्वनि की चाल तो कह दीजिएगा 5941 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये बार बार पूछता है, यहां से कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपको, ये दोनों से कंफ्यूजन पैदा कर देगा, तो इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ये दोनों का दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों का दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना हो गया 331 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही आप जानते हैं कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर कहेगा तो 343, वही वाला जो बताए थे इसके पीछे कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, उसी से कैलकुलेट कर बनाया गया है। लेकिन पानी में ध्वनि की चाल हवा से तो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो ठोस में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, जिसमें प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता है, उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगा, ज्यादा होता है, अधिक होती है। अब यहां पर देखिए आप लोग एक बात समझिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की अगर चाल कह दिया जाए तो कह दीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। अब देखिए यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और वही हवा में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये बताइएगा इसके रेस्पेक्ट में 331 मीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट में ये कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि जब पटाखा फूटता है तो पहले हमें क्या दिखाई देगा, तो पहले हमें चमक दिखाई देगा, चमक, क्योंकि प्रकाश का चाल ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में ध्वनि की चाल के रेस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि जब पटाखा फूटता है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है और बाद में हमें ध्वनि सुनाई पड़ता है। यही कहानी आपका बिजली जब चमकती है, बिजली जब चमकती है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देगा और बाद में उसकी कड़क सुनाई देती है। तो इसी बात को हम यहां पर लिख सकते थे कि आपका हवा में ध्वनि की चाल, देखिए बोलचाल की भाषा में हवा में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड, लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो हवा में ध्वनि की चाल से कई गुना ज्यादा है, कई गुना अधिक है। यही कारण है, यही वजह है, यही कारण है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले चमक दिखाई देता है और बाद में हमें कड़क सुनाई पड़ता है। जब पटाखा फूटता है तो पहले हमें उसकी चमक दिखाई देता है, पहले उसकी प्रकाश दिखाई देता है और बाद में हमें उसे ध्वनि सुनाई पड़ता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल पर, अगला पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर आ जाते हैं। देखिए हमारे न्यूटन साहब का कहना था, न्यूटन साहब का कहना था कि जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है, जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका तापमान नियत रहता है, उसका टेम्परेचर नियत रहता है। मतलब कि ध्वनि जो होता है समतापीय, आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रिया का पालन करता है। और न्यूटन जब कैलकुलेट किए थे ध्वनि की चाल तो उनका ध्वनि का चाल लगभग आया था 280 मीटर पर सेकंड आया था, कहीं कहीं 281 मीटर पर सेकंड भी रहता है, लेकिन लगभग 280 मीटर पर सेकंड आया था, जो प्रायोगिक मान से बहुत कम था। प्रायोगिक मान हवा में ध्वनि का कितना है, 331 मीटर पर सेकंड है, जो कि प्रायोगिक मान से बहुत कम था। इनकी इस गलती को सुधारने का काम महान वैज्ञानिक लैपलास ने किया था, लैपलास। तब लैपलास साहब ने हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात किया, तब उनका आया 332 मीटर पर सेकंड, जो प्रायोगिक मान के क्या होता है, बराबर होता है। हम इस बात को यहां पर लिखने जा रहे हैं। देखिएगा न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका तापमान नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है, अर्थात ध्वनि समतापीय प्रक्रम का आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस का पालन करती है, समतापीय प्रक्रम का पालन करती है। और याद रखिएगा न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल इस तरह से हम लोग निकालेंगे, E/m
रो कर दीजिएगा, और ये लगभग वैल्यू आया था 280 मीटर पर सेकेंड, जो प्रायोगिक मान से बहुत कम था। ई बराबर यहां पर था प्रत्यस्थता गुणांक, समतापीय प्रत्यस्थता गुणांक भी कह सकते हैं या सिंपली प्रत्यस्थता गुणांक कहिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। और रो का मतलब होता है, रो बराबर घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी कहा जाता है इसको, रो बराबर घनत्व हो गया। बताइएगा, न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका तापमान नियत रहता है, अर्थात ध्वनि जो होता है किस प्रोसेस का पालन करती है, तो कहिएगा ध्वनि जो होता है समतापीय प्रक्रिया का पालन करती है, आइसोथर्मल प्रोसेस का पालन करती है। और न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल आया था 280 मीटर पर सेकेंड, जो प्रायोगिक मान से बहुत कम था, जो प्रायोगिक मान से बहुत कम था। तो इनकी इस गलती को, बहुत महान वैज्ञानिक थे ये, इनकी इस गलती को सुधारने का काम महान वैज्ञानिक लैप्लास ने किया था। कौन किया था? लैप्लास ने किया था। याद रखिएगा, लैप्लास के अनुसार जब ध्वनि, इनका कहना था लैप्लास साहब का कि नहीं, न्यूटन महोदय गलत बात बोले थे कि जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका तापमान नियत नहीं रहता है, उसका तापमान कांस्टेंट नहीं रहता है, अर्थात ध्वनि जो होता है रुदोष्म प्रक्रम का पालन करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का पालन करता है। और तब इनके कैलकुलेशन के अनुसार हवा में ध्वनि की चाल आया था 331 पॉइंट समथिंग, माने 332 मीटर पर सेकेंड आया था, जो कि प्रायोगिक मान के बराबर था। तो लैप्लास के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो उसका तापमान नियत नहीं रहता है, अर्थात ध्वनि रुदोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस रुदोष्म प्रक्रम का पालन करती है। और तब इनके अनुसार ध्वनि का चाल क्या आया था, उस चीज को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। यहां देखिएगा, लैप्लास वैज्ञानिक का नाम है, ये भी महान वैज्ञानिक। लैप्लास के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका तापमान नियत नहीं रहता है, और इनका कहना था कि उसका तापमान नियत रहता है, मतलब कि समतापीय प्रक्रिया का पालन करता है। और इनका कहना था कि तापमान नियत नहीं रहता है, तो इनके अनुसार ये जो होता है किसका पालन करता है? रुदोष्म प्रक्रम का पालन करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का पालन करता है। और अब इनके अनुसार जो ध्वनि की चाल आया था, लैप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल, लैप्लास के अनुसार ध्वनि की जो चाल आया था, ये इतना आया था, v बराबर रो टेंडर ई गामा बाई रो, और ये आया था 332 मीटर पर सेकेंड, जो प्रायोगिक मान के क्या था? बराबर था। और यहां पर गामा बराबर हो गया, गामा बराबर यही होता है रुदोष्म नियतांक होता है, इसी को एडियाबेटिक कांस्टेंट कहा जाता है। एडियाबेटिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये गामा का मान हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, गामा का मान हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। तो ये गामा क्या है? वो अलग टर्म आ गया आपके लिए कि ये गामा क्या है, रुदोष्म कांस्टेंट क्या है। यहां पर आ गया एक अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहां पर गामा बराबर होता है CP बटा CV होता है, CP बटा CV। CP का मतलब होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और CV का मतलब होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। याद रखिएगा, CP हमेशा बड़ा होता है किससे? CV से। CP हमेशा बड़ा होता है CV से। CP ग्रेटर देन क्या? CV हमेशा बड़ा होता है, CP हमेशा बड़ा होता है CV से।
तो गामा का मान हमेशा 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो याद रखिएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस जितना भी अक्रिय गैस है, सभी अक्रिय गैस मोनो एटॉमिक गैस होता है। अक्रिय गैस के लिए गामा बराबर होता है आपका, गामा बराबर सभी अक्रिय गैस, मोनो एटॉमिक गैस में कौन कौन आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और कौन आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा। तो इसके लिए आ जाता है आपका 5/3 आ जाता है। यही होता है 1.66 या 1.67 भी कह सकते हैं, 1.66 हो गया। डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, आपका यहाँ Cl2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इस सब के लिए अगर कह दिया जाए तो गामा बराबर होता है 7/5 होता है, माने 1.4 हो जाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, लैप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल V बराबर ई गामा बटा रो होता है। गामा बराबर रुद्धोष्म नियतांक हो गया। इनके अनुसार ध्वनि की चाल आ गया था 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रायोगिक मान के क्या था, बराबर था। और गामा बराबर हो गया यहाँ पर CP/CV। जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये CP क्या है, तो कहिएगा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा। और यहाँ पर CV बराबर क्या होता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। CP हमेशा बड़ा होता है CV से, तो CP बड़ा है CV से, तो गामा का मान हमेशा 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और हर एक गैस के लिए गामा का मान अलग अलग होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 5/3 माने 1.66 या 1.67 होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए हो गया आपका, डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना हो गया आपका 7/5, 1.4 के अप्रोक्सीमेट आ गया यहाँ पर। तो ये बताइएगा लैप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल हम लोग मान्य रखते हैं। लैप्लास साहब ही न्यूटन साहब के गलती को सुधारने का काम किए थे। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए हर एक गैस में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। जो गैस भारी होता है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है, और जो गैस हल्का होता है उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होता है। तो किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के आणविक सूत्र द्रव्यमान के वर्गमूल का उल्टा होता है। किसी गैस में हम यहां लिख सकते हैं, किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के आणविक सूत्र द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब ये होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जो गैस भारी होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, और जो गैस हल्का होगा उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। यही बात कहा गया था यहाँ पर, V और 1/√m कहा गया था। इससे साबित होता है कि जो गैस भारी होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगा, जो गैस हल्का होगा उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगा। वही बात लिखे हैं कि किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के आणविक सूत्र द्रव्यमान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि V1/V2 बराबर रूट अंडर कहिएगा M2 बटा क्या, M1। इस तरह से यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप अंडरलाइन ही कर लीजिएगा। और यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन देकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर, अब यहां हम क्वेश्चन एक दे दें, हाइड्रोजन गैस H2 गैस तथा O2 गैस में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात रेशियो क्या होगा। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि यदि हवा में हाइड्रोजन गैस की चाल इतना है तो उसी माध्यम में ऑक्सीजन गैस का चाल क्या होगा। तो जब तक ले ये रेशियो नहीं समझ में आएगा, जब तक आपसे नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन गैस H2, इसका द्रव्यमान बता दीजिए। द्रव्यमान
कहिएगा 2। ऑक्सीजन गैस का अगर पूछा जाए द्रव्यमान तो यहाँ पर 16 दूना 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना 32। यहां से ही आप लोग आ जाइए, V1 बटा V2 बराबर रूट अंडर कह दीजिएगा M2 बटा क्या M1। यहाँ V1 के जगह पर हम लोग हाइड्रोजन के लिए लेंगे, V2 हम लोग ऑक्सीजन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि VH2 बटा VO2 बराबर रूट अंडर यहाँ कर देना है। ये तो सूत्र हो गया आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M2 माने ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 32 बटा यहाँ पर कर देना है 2, कट जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4 बटा 1। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 4:1 आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं, यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि VH2 बराबर 4 गुने VO2। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हवा में, आपका हवा में जो हाइड्रोजन गैस की जो चाल होती है ऑक्सीजन गैस की चाल का कौ गुना 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इसी कंसेप्ट को फॉलो कर कर आप बनाइएगा। अगर कह दिया जाए कि यदि हवा में हाइड्रोजन गैस की चाल, हवा में हाइड्रोजन गैस की चाल अगर कह दिया जाए 440 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन गैस की चाल क्या होगा। तो यहीं से आप कंसेप्ट निकाल कर बना लीजिएगा, और नहीं तो ये वाला यहां से सोल्व कर दीजिएगा। आप दोनों तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, दो मेथड है आपके सामने। चलिए आज इतना ही क्लास लिया जाएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग आएंगे।